हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अल्फ़ाबेट की जानकारी हासिल की थी और अल्फ़ाबेट के 3 पार्ट्स होते हैं, वावेल, सेमी वावेल, कॉन्सोनेंट। उसकी भी जानकारी मैंने आपको दे दी थी, ठीक है ना। और मैंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्ड और सेंटेंस पढ़ाऊँगा और आप लोग पढ़ के आना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर पढ़ के आए होंगे, ठीक है ना बच्चों। अब देखते हैं वर्ड। सबसे पहले हम आज वर्ड पढ़ते हैं। वर्ड को शब्द कहते हैं हिंदी में। अब ये वर्ड कैसे बनता है, लेटर्स का एक ग्रुप ले लेते हैं हम, उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। यदि कुछ मीनिंग निकल रहा तब तो वह वर्ड है, और मीनिंग नहीं निकल रहा भले ही ग्रुप है लेटर्स का, लेकिन वो वर्ड नहीं कहलाएगा। वर्ड तभी कहलाएगा जब लेटर्स के ग्रुप से जो बन रहा उसका मीनिंग निकल रहा हो, सेंस निकल रहा हो, ठीक है ना। तो देखिए आप, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which gives some sense is called a word। लेटर्स का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कैट, डॉग, अम्ब्रेला, इस टाइप के बहुत सारे शब्द हम लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये CAT कैट, यह लेटर्स का ग्रुप है। ए भी लेटर्स का ग्रुप है, ए भी लेटर्स का ग्रुप है, और इसका कुछ ना कुछ सेंस निकल रहा, इसलिए इनको वर्ड की श्रेणी में रखा जाएगा, ये वर्ड कहलाएंगे। अब ध्यान दीजिए, वर्ड को बनाने के लिए कम से कम एक वावेल और एक कॉन्सोनेंट की आवश्यकता होती है। कोई वर्ड हम लिखते हैं तो उसमें कम से कम एक वावेल और एक कॉन्सोनेंट का होना आवश्यक है, ठीक है ना बच्चों। अब यदि मान लीजिए वावेल नहीं है वर्ड में, तो वावेल के साउंड वाला कोई लेटर होना चाहिए, उसका साउंड वावेल निकलना चाहिए। यदि किसी वर्ड में वावेल नहीं आ रहा, स्वर नहीं आ रहा, तो स्वर के साउंड वाला अन्य कोई लेटर होना चाहिए, लेकिन साउंड स्वर का निकलना चाहिए, तभी वह वर्ड की श्रेणी में होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अभी मैंने कहा कि किसी वर्ड में एक वावेल एक कॉन्सोनेंट का होना ज़रूरी है। कुछ अपवाद भी हैं इसके, अपवाद माने जो नियम का फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी कुछ वर्ड हैं जिनमें केवल एक ही लेटर है, एक ही लेटर है, तो वहाँ पे एक वावेल एक कॉन्सोनेंट की शर्त लागू नहीं होगी, वो अपवाद की श्रेणी में आएगा। जैसे कि ए मीन्स एक, आई मीन्स में, इस टाइप से इसमें केवल एक ही लेटर है, तो यहाँ पर एक वावेल और एक कॉन्सोनेंट का होना अनिवार्य है, ये शर्त लागू नहीं होती है, अब बाद में आ जाएंगी। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे सेंटेंसेस पर। अभी हमने लेटर्स का ग्रुप लिया था और वर्ड हमारा तैयार हो गया। अब कहाँ पहुँचेंगे हम लोग, सेंटेंस पर। अब देखते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस होता है वर्ड का ग्रुप, लेकिन उसका
पूरा अर्थ निकलना चाहिए। वर्ड में तो था कि कुछ अर्थ निकलना चाहिए, सम सेंस, लेकिन सेंटेंस में कंप्लीट सेंस। देखिए आप, सेंटेंस देखिए, सेंटेंस, इसको हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। वाक्य। अब ये वाक्य क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। देखिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives complete sense is called a sentence। अर्थात ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। क्या समूह? विच गिव्स कंप्लीट सेंस, जो पूरा अर्थ देता है, पूर्ण अर्थ देता है, इज कॉल्ड ए सेंटेंस, उसे हम वाक्य कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे रवि इज प्लेइंग हॉकी। रवि हॉकी खेल रहा है। मधु इज नॉट स्लीपिंग। मधु इज नॉट स्लीपिंग। ही डज प्ले हॉकी। ही डज प्ले हॉकी। प्लीज गो देयर। प्लीज गो देयर। डू यू नो मी। डू यू नो मी। व्हाट इज हर नेम। व्हाट इज हर नेम। Alas, you are ruined. Alas, you are ruined. Next, may you live long. May you live long. आप देख सकते हैं बोर्ड पर जो वाक्य लिखे हैं, ये सारे के सारे वाक्य हैं, सारे के सारे सेंटेंसेस हैं। अब सारे सेंटेंसेस तो हैं, लेकिन इन सारे सेंटेंसेस के अपने अलग अलग नाम भी हैं। देखते हैं। ये तीनों असर्टिव हैं। ये तीनों कौन से हैं? असर्टिव। रवि इज प्लेइंग हॉकी। रवि हॉकी खेल रहा है। मधु इज नॉट स्लीपिंग। मधु सो नहीं रही है। ही डज प्ले हॉकी। वह हॉकी खेलता तो है। वह हॉकी खेलता तो है। मतलब जिसमें नॉट नहीं लगा है वो भी असर्टिव है,
जिसमें नॉट लगा है वो भी असर्टिव है, और जिसमें डज लगा है वर्ब के पहले वो भी असर्टिव है। जिसे काइंड्स पढ़ाने वाले उसमें ये सब क्लियर हो जाएगा आपको। मतलब ये अफर्मेटिव कहलाता है, ये नेगेटिव कहलाता है, और ये एम्फेटिक कहलाता है। अफर्मेटिव, नेगेटिव और एम्फेटिक तीनों ही असर्टिव कहलाएंगी, असर्टिव की श्रेणी में आएंगी। ठीक है ना। अब देखो, प्लीज गो देयर, कृपया वहाँ जाइए। यहाँ पर ये आपका इम्परेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो, क्वेश्चन मार्क भी लगा है तो ये आपका इंटेरोगेटिव हो जाएगा। व्हाट इज हर नेम, उसका नाम क्या है, ये भी आपका इंटेरोगेटिव की श्रेणी में आएगा, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। एलास यू आर रूइंड, तो यहाँ पे देखिए दुख वाला दुख सूचक शब्द है तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पे इच्छा या आशीर्वाद वाली बात हो रही तो यहाँ पे ऑप्टेटिव हो जाएगा। तो हमने कितने वाक्य के नाम लिए अभी, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, यानी 5। ठीक है ना। हम स्वयं को 5 प्रकार से व्यक्त करते हैं, हम अपने आप को 5 प्रकार से व्यक्त करते हैं। दूसरे शब्दों में कंटेंट्स के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। हम अपने आप को 5 प्रकार से व्यक्त करते हैं और हम कह सकते हैं कि कंटेंट्स के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। अब वो 5 प्रकार हम पढ़ेंगे यहाँ पर, देखिए आप लोग। काइंड्स ऑफ सेंटेंस हम पढ़ें तो उसमें ये सारा क्लियर आपको हो जाएगा। हम बहुत स्लो आपको पढ़ा रहे हैं ताकि हर बच्चे को हमारी बात अच्छे से समझ में आ जाए। मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे को हमारी बात समझ में ना आए, है ना, इसलिए बहुत धीमी गति से पढ़ा रहा मैं आपको। देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब कितने काइंड्स हैं इसके, देखिए। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। इसको हम हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। नंबर 2, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको हम कहते हैं प्रश्न वाचक वाक्य। थर्ड, इम्परेटिव सेंटेंस। इसको हम कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य। फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको कहते हैं हिंदी में विस्मय सूचक वाक्य या विस्मय आदि बोधक वाक्य भी कह सकते हैं। और आखिरी है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। इच्छा सूचक वाक्य। तो देखिए, इस प्रकार से वाक्य के 5 नाम हो जाते हैं, सेंटेंसेस के 5 नाम हो जाते हैं। असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हमें जानना होगा ये असर्टिव सेंटेंस क्या है।
तो देखते हैं हम लोग नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव का नाम क्या है? साधारण, ठीक है ना। इसमें साधारण कथन रहते हैं। उस साधारण कथन में देखिए आप पहले असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत पहला आएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम स्वीकारात्मक वाक्य कहेंगे। सेकंड आएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य कहेंगे। इसी को हम निषेधात्मक वाक्य भी कह सकते हैं ना। और तीसरा आएगा एम्फैटिक सेंटेंस, जिसको हम दृढ़ता सूचक वाक्य कहेंगे। इस प्रकार से ये तीनों प्रकार के वाक्य असर्टिव की श्रेणी में आएंगे, असर्टिव कहलाएंगे। अब सबसे पहले हम इसमें भी देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। जैसा इसका नाम है वैसे ही समझने का है इसका। हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। सबसे पहले इसको समझते हैं हम लोग। हिंदी में बोलते हैं इसको स्वीकारात्मक वाक्य। जैसा हिंदी नाम स्वीकारात्मक, स्वीकार करना। क्या स्वीकार करना? वाक्य में, प्रत्येक वाक्य में एक वर्ब होती है, एक क्रिया होती है। वर्ब क्या है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब का काम क्या होता है? किसी काम का करना या होना उसमें पाया जाता है, जो सब्जेक्ट के द्वारा होता है, कर्ता के द्वारा होता है। तो स्वीकारात्मक वाक्य मन स्वीकार करना। क्या स्वीकार करना? कर्ता के द्वारा क्रिया के काम को, कर्ता के द्वारा क्रिया के काम को स्वीकार करना। तो वह हो जाएगा अफर्मेटिव, यानी स्वीकारात्मक की श्रेणी में। जैसे एग्जाम्पल, मोहन रीड्स ए बुक। सरला विल कुक द फूड। They are going to आगरा। आप इन तीनों सेंटेंसेस को देख सकते हैं। यहाँ पर जो वर्ब है, तो वर्ब का जो काम है उसको कर्ता के द्वारा स्वीकार कैसे किया जा रहा है समझ लीजिए आप। मोहन रीड्स ए बुक। मोहन एक पुस्तक पढ़ता है। पढ़ने का काम स्वीकार किया जा रहा। सरला विल कुक द फूड। सरला खाना पकाएगी या खाना बनाएगी। यहाँ विरोध नहीं हो रहा क्रिया का। दे आर गोइंग टू आगरा। वे आगरा जा रहे हैं। यहाँ भी विरोध नहीं हो रहा है। तो यह हो जाएंगे अफर्मेटिव, स्वीकारात्मक वाक्य। ध्यान रखें कि असर्टिव भी चल रहा है आपका। असर्टिव तो पहले है वो, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आते हैं हम सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य।
या निषेधात्मक वाक्य। इसका नाम है नकारात्मक, नकार देना या विरोध कर देना। क्या विरोध कर देना? क्रिया के काम को, ठीक है ना। और जब विरोध होगा, नकारा जाएगा, तो ऐसे वाक्य नेगेटिव कहलाएंगे। उसमें नो या नॉट जैसे शब्द लगे रहेंगे, जहाँ पे नेगेटिव सेंस निकल रहा हो ऐसे शब्द उसमें रहेंगे। तो देखिए, मोहन एक किताब पढ़ता है, कौन सा वाक्य था? स्वीकारात्मक, अफर्मेटिव। और इसी को हम कहते हैं मोहन एक किताब नहीं पढ़ता है, नहीं कह दें केवल हम, तो वह हो जाएगा आपका नकारात्मक, नेगेटिव। सरला खाना पकाती है, स्वीकारात्मक। और सरला खाना नहीं पकाती है, नकारात्मक, नेगेटिव। वे आगरा जा रहे हैं, अफर्मेटिव, स्वीकारात्मक। और वे आगरा नहीं जा रहे हैं, नकारात्मक, नेगेटिव। तो देखिए आप, इन्हीं का हम बनाते हैं मोहन डज नॉट रीड ए बुक। देखते हैं एग्जाम्पल। मोहन डज नॉट रीड ए बुक। सरला विल नॉट कुक द फूड। सरला will not cook the food. They are not going to Agra. They are not going to Agra. तो आप देख सकते हैं कि इन्हीं वाक्यों को नेगेटिव बना दिया, नोट लगा दिया, तो ये कहलाने लग गए नकारात्मक वाक्य, ठीक है ना। तो ये असर्टिव का दूसरा हो गया नेगेटिव। अब तीसरा भी इसमें एम्फेटिक, तो उसको भी समझते हैं हम लोग नंबर सी डाल के। एम्फेटिव में क्या होगा कि जो हमारी वर्ब है उसके पहले हमें डू, डज या डिड में से कोई एक लगा देना है, ठीक है ना। तो वह आपका एम्फेटिक का अर्थ देगा। एम्फेटिक सेंटेंस। दृढ़ता सूचक वाक्य। अब देखिए दृढ़ता कैसी? क्रिया पर जोर देना। जो सेंटेंस में वर्ब है, क्रिया है, उस पर जोर देना। उस पर जोर देने के पहले, उसके पहले प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हम डू डज का प्रयोग करते हैं, और पास्ट का है तो हम डिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। देखिए रवि डज रीड ए बुक। अभी था हमारा अफर्मेटिव में रवि रीड ए बुक, इस टाइप से था ना, रवि एक किताब पढ़ता है, इस टाइप से था। फिर हमने रवि डज लगा दिया इसके पहले, तो क्या हो जाएगा? रवि किताब पढ़ता तो है, क्रिया पे जोर दिया जा रहा, और रवि किताब पढ़ता तो है। सेकंड, सरला डज कुक द फूड। यदि हम डज को निकाल दें इसमें से तो अर्थ क्या हो जाएगा? सरला खाना पकाती है, अफर्मेटिव की श्रेणी में चला जाएगा, और डज लगा दिया तो सरला खाना पकाती तो है, ये एम्फेटिक की श्रेणी में आ जाए, क्योंकि वर्ब पे जोर दिया जा रहा।
दे डू प्ले हॉकी। फिर देखिए आप डू को अलग कर दें हम, तो दे प्ले हॉकी, वे हॉकी खेलते हैं, अफर्मेटिव। अब प्ले पे जोर देना अपन को, तो हमने डू लगा दिया। दे डू प्ले हॉकी, वे हॉकी खेलते तो हैं। तो ये कहाँ पहुँचा? इम्परफेक्ट की श्रेणी में पहुँचा। ठीक है ना। चौथा, आई डिड ड्राइव ए कार, ये पास्ट में ले लिया मैंने। मैं कार चलाता तो था, मैं कार चलाता तो था, तो ये आपका इम्परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि ए नंबर में मैंने आपको अफर्मेटिव पढ़ाया था, बी नंबर में नेगेटिव और सी में इम्परफेक्ट, और तीनों ही असर्टिव हैं। ठीक है बच्चों। अब आते हैं सेकंड नंबर पर, जिसका नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक में क्या हो जाएगा? जैसे नाम है प्रश्नवाचक, तो वैसे ही हम समझ लेंगे कि प्रश्न पूछा जाएगा इससे। ठीक है ना, स्पष्ट हो जाए कि इससे प्रश्न पूछा जाना है। तो ये पहला वाक्य पढ़ रहे थे हम, असर्टिव। अब दूसरा है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य से क्या होगा? प्रश्न पूछे जाएंगे। अब प्रश्न पूछने के भी दो तरीके होते हैं। हम दो प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है ना। पहला तरीका तो है कि हम सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं या मॉडल वर्ब से शुरू करते हैं। जब अंग्रेजी का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब अथवा मॉडल वर्ब से शुरू होगा, तो हिंदी में वही वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होगा, और उसका आंसर हमेशा केवल एक ही शब्द में आएगा, यस अथवा नो। आपने यस कह दिया तो आंसर पूरा हो गया आपका, और नो कह दिया तब भी आंसर आपका पूरा हो गया। जैसे मैंने कहा डू यू प्ले हॉकी, तो अंग्रेजी वाक्य बोला मैंने डू यू प्ले हॉकी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है इसके। अब हिंदी बोल रहे हैं हम, क्या आप हॉकी खेलते हैं? जैसा कि मैंने ये बताया कि अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब शुरू होगा और हिंदी में क्या से शुरू होगा। तो डू यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलते हैं, तो आंसर क्या मिलेगा? यदि आप खेलते हैं हॉकी तो बोलेंगे यस, और नहीं खेलते हैं तो बोलेंगे नो, वो आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। अब दूसरे प्रकार के वाक्य कौन से होते हैं? दूसरे प्रकार के ऐसे सेंटेंसेस होते हैं प्रश्न पूछने वाले, जो अंग्रेजी में क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं। ठीक है ना। और यही क्वेश्चन वर्ड हिंदी में वाक्य के बीच में व्यवस्थित होता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, अंग्रेजी में वेयर पहले आ गया। लेकिन जब हिंदी बोले तो क्या हो जाएगा? आप कहाँ रहते हैं। अब जो शुरू में वेयर आया था अंग्रेजी वाक्य में, वो हिंदी में शुरू में नहीं आ रहा, सब्जेक्ट के बाद आ रहा, आप कहाँ रहते हैं। और जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वेयर डू यू लिव, या आप कहाँ रहते हैं, तब इसका आंसर आप यस अथवा नो नहीं दे पाएंगे, जैसा कि अभी पिछले वाक्य में दे रहे थे।
देख लीजिए आप कहाँ रहते हैं? हाँ, तो हाँ तो कोई उत्तर नहीं हुआ ना, ना तो ना भी कोई उत्तर नहीं हुआ। आपको बोलना पड़ेगा आई लिव इन आगरा, मैं आगरा में रहता हूँ। आई लिव इन टीकमगढ़, मैं टीकमगढ़ में रहता हूँ। जहाँ आप रहते हैं वहाँ पूरा आपको बोलना पड़ेगा। अर्थात मेरे कहने का आशा यह है कि जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होंगे उनके आंसर में भी आपको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा, तभी आपका आंसर क्लियर होगा। ठीक है ना। तो नंबर ए, इसको भी हम ए भी करके लिखे दे रहे हैं, समझाए दे रहे हैं। नंबर ए, अंग्रेजी के ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से प्रारंभ होते हैं, हिंदी में वे वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होते हैं? और उनका उत्तर केवल यस या नो होता है। अंग्रेजी के ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से प्रारंभ होते हैं, हिंदी में वे वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होते हैं और उसका उत्तर केवल यस और नो होता है। ठीक है ना। जैसे मैंने कहा डू यू प्ले हॉकी, और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य आएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या आप हॉकी खेलते हैं? पहला ये हो गया आपका, मान लीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? या तो आंसर यस आएगा या आंसर नो आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएंगी। यदि हॉकी खेलते हैं तो यस या हाँ आएगा, और नहीं खेलते तो नो या नहीं आएगा। दूसरा मॉडल वर्ब से ले रहे हैं हम, कैन यू स्विम, ये हमारी मॉडल वर्ब है कैन, और ये हेल्पिंग वर्ब थी। क्या आप तैर सकते हैं? हिंदी में क्या हो जाएगा? क्या से प्रारंभ, क्या आप तैर सकते हैं? तो इसका उत्तर क्या आएगा? तैर सकते हैं तो यस आएगा, और नहीं तैर सकते तो नो आएगा उसी तरीके से। तो इसका भी आंसर यस या नो। तो कोई भी सेंटेंस ऐसा है जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से प्रारंभ हो रहा, वह हिंदी में क्या शब्द से ही प्रारंभ होगा, और उसका आंसर हमेशा यस अथवा नो में से कोई एक होगा, दोनों नहीं। दोनों लिख दिए मैंने, अथवा लगा है बीच में, अथवा है ना, कि दोनों नहीं है आंसर, आंसर एक ही है इसका। यदि तैर सकते हैं तो हाँ, और नहीं तैर सकते तो ना। ठीक है ना। खेल सकते हैं तो हाँ, और नहीं खेल सकते हैं तो ना। अब आते हैं हम दूसरे वाक्य पर, इसके बी नंबर वाले वाक्य पर। अब उसमें क्या है कि वह सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होगा। ठीक है ना। नंबर बी, अंग्रेजी के ऐसे
प्रश्नवाचक वाक्य जो क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होते हैं। हिंदी में उन्हीं वाक्यों के, या हिंदी में ऐसा लग दो, हिंदी में ऐसे वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होता है। ठीक है ना, हिंदी का जो वाक्य होगा उसके बीच में रहेगा प्रश्नवाचक शब्द, वो अंग्रेजी में शुरू में रहेगा। ऐसे प्रश्नों के उत्तर में पूरा वाक्य बोलना पड़ता है। ठीक है ना, जब हम ऐसे प्रश्नों के उत्तर देंगे जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहे हैं या हिंदी के बीच में क्वेश्चन वर्ड है, तो उसमें केवल हाँ या ना से काम नहीं चलेगा, उसमें पूरा सेंटेंस हमें बोलना पड़ेगा। जैसे अभी हमने कहा था वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। देख सकते हैं आप कहाँ रहते हैं। अंग्रेजी वाले वाक्य में क्वेश्चन वर्ड पहले आया हुआ है और हिंदी में ही क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, पहले नहीं आया हुआ है। अब इसका आंसर हम दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पूरा वाक्य हमें बोलना पड़ा। आई लिव इन टीकमगढ़, मैं टीकमगढ़ में रहता हूँ। मैं टीकमगढ़ में रहता हूँ, हिंदी में बोलो, क्या बोलोगे, मैं टीकमगढ़ में रहता हूँ, हिंदी में बोलोगे तो, है ना। तो इस तरीके से आपका यह इंटरोगेटिव हो गया। ध्यान रखें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा, हमेशा आएगा, है ना। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो यह सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। अब नंबर 3, इम्परेटिव सेंटेंस। इसको हम आज्ञासूचक वाक्य बोलते हैं। तो आज्ञासूचक वाक्य क्या रहेगा आपका, इससे आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, अनुमति आदि का बोध होगा। तो देखें आप, ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, चेतावनी, अनुमति आदि का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि इम्परेटिव सेंटेंस का अक्सर प्रारंभ कहाँ से होता है वो भी बता दे रहा मैं। इन वाक्यों का
प्रारंभ, भी फर्स्ट, डोंट, नेवर, प्लीज, काइंडली, ऑलवेज, लेट आदि शब्दों से हो सकता है। ठीक है ना, आदि शब्दों से हो सकता है। बी फर्स्ट, डोंट, नेवर, प्लीज, काइंडली, ऑलवेज, लेट आदि शब्दों से हो सकता है। और जब इन शब्दों से प्रारंभ होगा तो निश्चित रूप से उसका सेंस आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, अनुमति, चेतावनी, इन्हीं में से कुछ ना कुछ सेंस उसका निकलेगा। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा गो देयर, ऑर्डर हो गया, वहाँ जाओ। ठीक है ना, और इसी में हम लगा दें यदि प्लीज शब्द का इस्तेमाल, प्लीज गो देयर, तो ये प्रार्थना, निवेदन, कृपया वहाँ जाओ, जाइए। थोड़ा सा ध्यान रखना है शिष्टाचार का, अंग्रेजी एक शिष्टाचार वाली भाषा भी है कि यदि हमने उसे प्लीज शब्द लगा दिया तो एक शिष्टाचार वाला वाक्य बन गया ये। ठीक है ना, अब देखें डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लीज, डोंट, देखो नेवर टेली लाई, नेवर आ गया जो हमने लिखवाया था यहाँ पे, नेवर टेली लाई, कभी झूठ मत बोलो। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऑलवेज आ गया, देखो हमेशा सच बोलो। ठीक है ना, नेवर हो गया, प्लीज हो गया, काइंडली। अब तो प्लीज और काइंडली एक ही बात होती है, हम प्लीज और काइंडली को अलग अलग वाक्य में लिखना चाहेंगे, एक ही बात होती है। लेट अस प्ले, अनुमति मांगी जा रही है खेलने की, लेट अस प्ले। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि मैंने यहाँ कुछ शब्द नोट कराए थे, उन्हीं शब्दों से वाक्य प्रारंभ किए हुए हैं मैंने, और इसका सेंस इन्हीं में से कुछ निकल रहा, आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, अनुमति, चेतावनी आदि इनमें से कुछ निकल रहा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इनके अलावा और शब्दों से ही प्रयोग प्रारंभ हो सकता है इनका, लेकिन ये मुख्य शब्द हैं इसके। अब देखिए आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, दो सेंटेंस बहुत जल्दी हम आपको करवाए दे रहे हैं। नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, हृदय की भावना। अब हृदय की भावना क्या है, दुख, खुशी, आश्चर्य। लेकिन ये सब सडन होता है, सडन फीलिंग है ना, अचानक से, पहले से नहीं, ये सब फीलिंग अचानक होती है, सडन फीलिंग। तो ये हो जाएगा आपका ऐसे वाक्य जिनसे हृदय की भावना यानी दुख, खुशी, आश्चर्य आदि का बोध हो, उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस
कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दुख, खुशी, आश्चर्य पहले से नहीं होगा, अचानक होगा। ठीक है ना। जब सडन फीलिंग होती है तो वह सेंटेंस इस के अंतर्गत आता है, एक्सक्लेमेटरी के अंतर्गत। जैसे हमने कहा हुर्रा, वी हैव वन द मैच। हम मैच जीतने की स्थिति में नहीं थे और अचानक से मैच जीत लिया हमने, तो हमें खुशी हुई, आश्चर्य भी। तो हम कहे हुर्रा, वी हैव वन द मैच, अरे हमने मैच जीत लिया। आश्चर्य भी हुआ, खुशी भी, क्योंकि हम स्थिति में नहीं थे जीतने की। ठीक है ना। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। सेकंड, एलास, आई एम रुइंड। कोई घटना ऐसी घटी मेरे साथ तो मैं, अरे मैं बर्बाद हो गया अचानक। ठीक है ना। तो ये अपने मन से ये शब्द निकल जाते हैं, तो अचानक निकलते हैं, तो इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट और लास्ट बचा है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो वो भी 2 मिनट का है आपका, मुश्किल से, तो उसको और समझ लीजिए आप, ताकि आप घर में रिवीजन कर सकें। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इसमें क्या होगा, इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप, इन सब बातों का बोध होगा। ध्यान दीजिए, इसके पहले जो पढ़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, वही साइन इसमें भी आने वाला है अभी। ऐसे वाक्य जिनसे इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप आदि का बोध हो, उन्हें क्या कहेंगे हम, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ लीजिए अच्छे से आप लोग कि ऐसे वाक्य जिनसे इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप, इन सब बातों का बोध होता है, उनको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे हमने कहा मे यू लिव लॉन्ग, क्या कहा हमने, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो। फिर मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, यहां भी 2 साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है, आप जीवन में तरक्की करें, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ। तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो इस तरीके से हमारे सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ के आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से, मैं बहुत धीमे गति से पढ़ाता हूँ इसीलिए आपको, कि हर बच्चों को समझ में आ जाए, और इस विश्वास के साथ पढ़ाता हूँ कि आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे उसको। कहीं प्रॉब्लम आती है तो अवश्य मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहूँगा, सदैव तत्पर हूँ ही। ठीक है ना। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी आपको एक्सरसाइज दूंगा, इसका अभ्यास करवाऊंगा, जिससे आपकी पूरी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आप लोग पढ़ के आइए।